प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम फिर शुरू होते हैं बीए फाइनल प्रथम प्रश्न पत्र स्ट्रैटेजिक विचारक फर्स्ट पेपर, यानी फर्स्ट पेपर है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे विचारकों में व्लादिमीर इलिच लेनिन के विचार। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बगैर समय ख़राब किए, बगैर समय गंवाए हम लोग पहले इनका परिचय प्राप्त करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इनका परिचय क्या है? इनका जन्म 9 अप्रैल 1870 में उलियानोवस्क, रूस के उलियानोवस्क में हुआ था। इनकी मृत्यु 1976 में हुई थी। इनके पिता रूसी सरकार के वफादार पार्षद थे, रूसी गवर्नमेंट के वफादार पार्षद, और बड़े भाई को रूसी जार अलेक्जेंडर के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के अपराध में फांसी हो गई थी इनके बड़े भाई को। और सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से ही स्नातक की तैयारी एवं बैरिस्ट्री यानी वकालत की पढ़ाई की इन्होंने, और यहीं से क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की। यहीं से अपने क्रांतिकारी जीवन का इन्होंने प्रारंभ किया। अनेक संघर्षों एवं यातनाओं के पश्चात रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। ठीक है, साम्यवादी गवर्नमेंट जैसे चीन में माओ से तुंग ने की थी, ऐसे ही रूस में लेनिन ने की थी। ठीक है बच्चों, चलिए। और मार्क्स लेनिन वह पहला व्यक्ति था जिसने मार्क्स के सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने वाले समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। हाँ तो बच्चों, लेनिन ही प्रमुख जो है ऐसे समाजवादी नेता थे, प्रथम समाजवादी नेता थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया। ठीक, इनकी पुस्तकें हैं स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, दूसरा है सोशलिज्म एंड वार, तीसरी है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रफा रूस में, और चौथी पुस्तक है मटेरियल एंड इम्पीरियल क्रिटिसिज्म, और पांचवी पुस्तक है व्हाट इज टू बी डन। पांचवी पुस्तक है व्हाट इज टू बी डन, और छठवीं पुस्तक है वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक। ठीक है बच्चों, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और इन्होंने युद्ध संबंधी अवधारणा इन्होंने किस प्रकार व्यक्त की है इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, युद्ध संबंधी अवधारणा के बारे में जानकारी कि युद्ध कैसे पैदा होता है, क्यों पैदा होता है, कब पैदा होता है, युद्ध पर इन्होंने कैसे अपने विचार व्यक्त किए हैं। युद्ध चक्र में इन्होंने क्या कहा है? पूंजी से समाज का निर्माण, और पूंजी से साम्राज्य का निर्माण। समाज नहीं बच्चों, साम्राज्य यानी राज्य। पैसा है तो ऐसे भी हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, ये हम लोगों को भी मालूम है। तो ऐसे ही जब पैसा हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति हो, आज आप देख भी रहे हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाए अपना साम्राज्य खड़ा करने का प्रयास करता है। तो यही इन्होंने कहा है, पूंजी से साम्राज्य का निर्माण, और साम्राज्य निर्माण की लिप्सा यानी साम्राज्य निर्माण की चाहत के कारण अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का जन्म। बच्चों वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बगैर किसी राज्य जो है बगैर क्षेत्र विस्तार किए अपने साम्राज्य को बढ़ा नहीं सकते, और क्षेत्र विस्तार करने के लिए बगैर युद्ध के क्षेत्र विस्तार भी नहीं होगा। तो ऐसे इन्होंने भी कहा है कि समाज पूंजी से साम्राज्य का निर्माण होता है, और एक साम्राज्यवादी जो होता है वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए परेशान रहता है, और साम्राज्य बढ़ाना, क्षेत्र विस्तार करना बगैर युद्ध के संभव नहीं है। इसी तरह साम्यवाद में भी यही है, एक दूसरे के अधिकारों का हनन जब तक करेंगे नहीं तब तक जो है साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा।
आगे देखते हैं, इन संघर्षों एवं युद्धों के कारण पूंजीवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय वर्ग संघर्ष का प्रारंभ हो जाता है और अंत में साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद दोनों का विनाश हो जाता है। क्योंकि जिसके सामने अंतर्राष्ट्रीय वर्ग संघर्ष जब प्रारंभ हुआ तो पूंजीवाद कमज़ोर पड़ने लगता है और जो है साम्राज्यवाद भी कमज़ोर पड़ने लगता है बच्चों, इसलिए कि ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ जिन सैनिकों के दम पर, जिन फौजियों के दम पर ये अपने साम्राज्य के स्थापना की कल्पना करते हैं, वो फौजी इन्हीं गरीब जनता, इन्हीं आम जनता के बीच के ही व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर जन सहयोग हो और जन संघर्ष हो तो साम्राज्यवादियों को झुकना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इन संघर्षों एवं युद्धों के कारण पूंजीपति के विरुद्ध जब अंतर्राष्ट्रीय वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो जाता है तो अंत में साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दोनों का विनाश हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार हम इसको फिर से रिपीट करेंगे ताकि आप लोग समझ सके। पूंजी से साम्राज्य का निर्माण और साम्राज्य निर्माण की चाहत के कारण अंतर्राष्ट्रीय वर्ग संघर्ष प्रारंभ होता है, क्योंकि बगैर युद्ध किए अपने साम्राज्य का विस्तार होगा नहीं। आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा, एक राज्य अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर अटैक करके उसको जीतते हैं। तो वैसे ये भी है, अगर साम्राज्य का निर्माण करना है, साम्राज्य निर्माण की जो अगर लालच है तो उसके लिए संघर्ष होना अवश्यंभावी है, अवश्यंभावी है। ठीक, और इसमें अंत में होता क्या है, और इन संघर्षों के कारण जब अति हो जाती है इनकी युद्धों की तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ग संघर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। जब वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो जाता है तो साम्राज्य और पूंजीवाद का विनाश हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रमजीवी क्रांति बच्चों, इसमें कभी कभी आप लोगों से पेपर में हमने देखा है, आप लोगों के पूछा जाता है बोल्शेविक क्रांति पर लेनिन के विचार। ठीक है, अब बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चों हम आप लोगों के पास अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसका मटेरियल हमारे पास मौजूद इसमें नहीं है। ठीक, उसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि बोल्शेविक, क्योंकि उस पर प्रश्न आता है, इसलिए हम आपके लिए बनाएंगे ज़रूर। अंतिम में हो सकता है बनाए या हो सकता है बीच में बना के डाल दें, लेकिन बनाएंगे। चलिए, श्रमजीवी क्रांति के सिद्धांत, ये भी पूछा जाता है, लेनिन के श्रमजीवी क्रांति के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब इन्होंने देखिए क्या कहा है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवादी पूंजीवाद से 4 प्रकार के अंतर विरोध उत्पन्न होते हैं जो अंत में पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ को खोदने लगते हैं। यानी साम्राज्यवादी पूंजीवाद से 4 प्रकार के जो विरोध उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की वजह से पूंजीवादी व्यवस्था अपने आप खुदने लगती है। अब वो अंतर विरोध क्या है? अब इसमें जो प्रथम विरोध है वो श्रम और पूंजी का है। श्रम और पूंजी का मतलब मजदूरी और पैसा, मालिक, यानी श्रमिक और मालिक, एक मजदूरी और एक मालिक। अर्थात पूंजीपति क्या करता है, अपने, बच्चों ये थोड़ा सा गलत हो गया है, अपने नहीं, ये अपने है, अपने बैंक, ट्रस्ट और सिंडिकेट की स्थापना करके पूंजी पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। अर्थात पूंजी के साधनों पर एकाधिकार जब स्थापित कर लेते हैं तो श्रमिकों का बलपूर्वक शोषण करने लगते हैं। अर्थात कम से कम कीमत में श्रमिकों के श्रम को खरीदने का प्रयास करते हैं। अतः श्रमिक अथवा शोषित वर्ग मौन नहीं रह सकता, जिसका परिणाम संघर्ष ही होता है। बच्चों, इसमें क्या होता है, जो अमीर वर्ग होता है वो बैंक, ट्रस्ट, सिंडिकेट अपने संस्थानों के माध्यम से संपूर्ण कमाई के क्षेत्र को मान सकते हैं हम, संपूर्ण कमाई के क्षेत्र को औद्योगिक प्रतिष्ठानों पे जब अपना अधिकार कर लेता है। और ये गरीब और श्रमिक वर्ग क्या करता है, इसको भोजन की ज़रूरत होती है, इसके पास भोजन के लिए मजदूरी करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता है, तो बेचारा वहाँ जाता है, मजदूरी में काम मांगता है और काम के बदले ये पूंजीपति वर्ग बहुत कम कीमत पर
बहुत कम मजदूरी पर इनको रखने के लिए तैयार होते हैं। अब इनकी मजबूरी ये होती है कि बेचारे भूखे रहते हैं, बच्चे भूखे हैं, बीवी भूखी है, पत्नी बच्चे सभी भूखे हैं, परिवार भूखा है। उसके लिए ये मजबूर हो जाते हैं अपने श्रम को बड़ी कम कीमत पे बेचना। लेकिन कब तक? अंततोगत्वा ये शोषित वर्ग जो है मौन नहीं रह पाता और अपने अधिकार के लिए उठ खड़ा होता है, जिससे प्रारंभ संघर्ष का ही होता है। और दूसरा विरोध क्या है? साम्राज्यवादी पूंजीपति देशों के बीच उपनिवेश स्थापना की प्रतियोगिता को लेकर। यही प्रतियोगिता अंत में युद्ध का रूप ले लेता है। साम्राज्यवादी पूंजीपति देशों के बीच, ये तो इनका आपसी संघर्ष होता है। ये कहने का मतलब फर्म और पूंजी को लेकर, जहाँ श्रमिकों के शोषण की बात होती है उसके लिए संघर्ष होता है। और ये साम्राज्यवादी पूंजीवादी उपनिवेश स्थापना की प्रतियोगिता, कहने का मतलब उपनिवेश स्थापना यानी बलपूर्वक शोषण करने के लिए जो साधनों पर एकाधिकार के लिए भी इनके एक प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ होती है। जैसे बच्चों आप लोगों को मालूम है, भारत में व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे। आप लोगों ने बहुत से पढ़ा, बहुत सा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के बीच में फुएली होल का संग्राम हुआ। ठीक है, फुएली होल। और उसके बाद आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया था। तो ये उपनिवेश यानी भारत जैसे देश में उपनिवेश की स्थापना के लेकर ये एक प्रकार की प्रतियोगिता है। और यही प्रतियोगिता अंत में युद्ध, और ये प्रतियोगिता क्या है? ये तो युद्ध ही है भाई। आपको भगाना है, आप भागना नहीं चाहेंगे तो मार के भगाएंगे, तो युद्ध का रूप तो धारण कर ही लेगा। और तीसरा विरोध जो है वो है शोषक एवं शोषित वर्ग के बीच, अर्थात उपनिवेशों की शोषित जनता जब भूख से मरने लगती है तो उसके सामने संघर्ष के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। परिणाम क्या होता है? क्रांति। बच्चों, परिणाम क्रांति। 1857 की क्रांति भारत में हुई थी केवल अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ जो है बहुत उल्टे सीधे कार्य कर रहे थे, देश को जो है खोखला बना रहे थे, लूट के लेके जा रहे थे। ठीक। चौथा विरोध जो होता है वो है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। राष्ट्रीयता की भावना कहाँ से आ जाती है? अब देखिए, जब शोषक वर्ग अपनी सुविधा के लिए उद्योग, शिक्षण संस्थान, यातायात विकास आदि करता है तो इन साधनों का उपयोग शोषित वर्ग भी कमोबेश करता है, यानी कम से कम न्यूनतम जो भी उसकी क्षमता होती है वो भी करता है। अर्थात जैसे देखा जाए कि कॉलेज के जो अमीर लोग, देश के जो अमीर लोग होते हैं वे कॉलेज वगैरह खोल देते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक। तो ऐसे ही वो कहीं न कहीं इन सब का प्रयोग करता है। और यही शोषित वर्ग जब शिक्षित होकर साम्राज्यवादियों के यहाँ शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो वहाँ के लोगों की सुख सुविधाएं देखकर उन्हें ये लगने लगता है, वो सीधे अपनी तुलना उनसे करते हैं तो उन्हें लगता है मैं तो बहुत पीछे हूँ। ठीक। तो उन्हें लगता है कि उनके साथ जो है अन्याय किया जा रहा है। और यह लोग क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग तो होते ही हैं, पढ़ लिखने के बाद ये एक बौद्धिक वर्ग को जन्म देकर उनकी राष्ट्रीय भावना को जागृत कर देते हैं। इस प्रकार साम्राज्यवादी जो होते हैं अनजाने में ही अपने विनाश की प्रक्रिया एवं साधन को उत्पन्न कर देते हैं और अंत में राष्ट्रीय क्षेत्र में सर्वहारा क्रांति को उत्पन्न कर देते हैं। और शोषित वर्ग के सर्वहारा श्रमिक कृषक अपना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाकर पूंजीवाद पर प्रहार करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। छोटा है, इसके बारे में हम बोल्शेविक क्रांति में एक और बना देंगे बच्चों, लेकिन ये बहुत वही चीज़ इसमें दिखाया गया है। जिसे देखा जाए तो सामान्य तरीके से इसमें जो वर्ग संघर्ष की भावना है, इसमें जो लेनिन ने कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ को खोदने लगते हैं।
इसमें जो इन्होंने कहा है प्रथम विरोध श्रम और पूंजी का है, अर्थात पूंजीपति संपूर्ण साधनों संपूर्ण कमाई के साधनों पर अपना अधिकार कर लेता है, अर्थात भाई फैक्ट्री, खेती बाड़ी, जो भी कमाई के साधन होते हैं उन पर अधिकार तो कर लेता है, वो सारी चीज़ें बना लेता है क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन मजदूर जब वहाँ मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनसे काम मांगते हैं तो बहुत कम कीमत पर उनके काम को खरीदते हैं, अर्थात बहुत कम तनख्वाह पर उनको रखने का ये प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, ये पहला अंतर्विरोध हो गया। और दूसरा क्या है, उपनिवेश की स्थापना। जैसे उपनिवेश के लिए फ्रांसीसियों और जो है, और उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश होता है ऐसा निवेश, ऐसी व्यवस्था जहाँ से हमको जो है शोषण का मौका मिले। गरीबों का शोषण हर समय होता रहा है, तो ये गरीबों का शोषण, जैसे अंग्रेज और जो है फ्रांसीसी ये क्यों आए थे, भारत का शोषण करने के लिए, भारत को धन को लूटने के लिए, भारत के धन को अपने यहाँ ले जाने के लिए। तो ऐसे ही और दोनों के बीच में इसमें, क्योंकि उपनिवेशों से इन्हें लाभ था, जैसा चाहते शक्ति के दम पर इनका शोषण ये करते रहे। तीसरा विरोध क्या होता है, शोषक एवं शोषित वर्ग के बीच। जब व्यक्ति मजबूर होता है तब वो कम कीमत पर भी मजदूरी करने लगता है, लेकिन मजदूरी अगर इतनी कम हो कि उसके पेट की भूख भी शांत न हो, तो स्थिति उसकी यही आ जाती है, मरता क्या न करता। तो चाहता है, भूख से वैसे भी मर रहे हैं, तो ऐसा है कि लड़कर मरा जाए इन अमीरों से, साम्राज्यवादियों से, पूंजीपतियों से। तो उसके सामने भी संघर्ष के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता। और चौथा विरोध क्या होता है, जो राष्ट्रीयता की भावना का उदय। इसमें क्या होता है कि शोषक वर्ग जो होता है, यानी अमीर वर्ग जो होता है, ये अपने लिए सारी सुविधाएं तो इकट्ठा कर लेता है, शिक्षण संस्थान भी खोल लेता है, यातायात का भी विकास करता है, क्योंकि उससे उसको पैसा कमाना होता है। वो चाहेगा कि जो भी हमारे इन साधनों का प्रयोग करेगा हमको पैसा देगा। ठीक, और ये वहाँ पर जो मजदूरों को रखते हैं, भाई शिक्षण संस्थान है तो पढ़े लिखे वर्ग जाएंगे ही, लेकिन इन साधनों का उपयोग भी क्या होता है, उच्च वर्ग तो करते ही हैं, कम से कम कुछ ऐसे गरीब वर्ग, श्रमिक वर्ग भी, जैसे आज के समय में गरीब लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एक समय पहले ऐसा था कि गरीब वर्ग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे और वे गरीब के गरीब ही रह जाते थे। आज की स्थिति क्या है कि सभी जो है उसको, उनका प्रयोग जो है अमीरों की जो क्या बोलते हैं, जो संस्थान है अपनी सुविधा के लिए जिसे उन्होंने खोल रखा है, उनका प्रयोग जब करने लगते हैं। और पढ़ने लिखने के बाद जब उनके यहाँ नौकरी मांगने जाते हैं तो उनकी सुख सुविधाओं को देखकर उनको लगता है कि बताइए इतनी मौज कर रहे हैं, हम लोग अटक के मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। और चूँकि पढ़े लिखे तो होते ही हैं, तो वो एक बौद्धिक वर्ग को जन्म दे देते हैं। और एक तर्क संगत स्थिति में वे अक्सर जो है एक क्या बोलते हैं, अपने समर्थकों को इकट्ठा करने लगते हैं, उनके कमियों को बताकर, साम्राज्यवादियों की। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब संख्या कुछ ज़्यादा हो जाती है तो संघर्ष की स्थिति प्रारंभ हो जाती है और वो पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर भी आपका समाप्त हुआ। तो आप लोग पढ़िए लिखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।